सुबह आपने इस पर बात की, फिर भी चर्चा की। हाँ, रुपए के दर। मैं फिर से समझ नहीं पाती। किस पर? रुपए के दर। रुपए जी, तो मैं बस ये समझना चाहता हूँ कि अ, एक आंकड़े से हमने अपना एक स्टैंडर्ड बनाया होता है, ऐसे कि इस आंकड़े से नीचे जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा अस्तित्व डावाडोल होता है। अब मेरी परिस्थिति ये है कि मुझे ये दिखता भी है बहुत जगह पे कि इसके बिना भी चीजें हो रही है, और इसके इसमें अ, फंसने की जरूरत नहीं है। जिंदगी जब चलती है तो ये माध्यम बन करके खुद ही उसमें लगा रहता है, लेकिन दिखने के बावजूद भी ये अंदर नहीं निकलता, और बार बार जब वो आंकड़ा, हम हमें पहले आंकड़ा ज्यादा था, धीरे धीरे कम हुआ और उसके बाद अब बहुत कम हो रहा है, लेकिन अभी भी एक आंकड़े पे आकर के वो अटक रहा है। और फिर वो अस्तित्व की बात आती है कि ये आंकड़ा इतना इतना नहीं रहेगा तो फिर आगे जो कुछ चल रहा है या जिस जो जरूरतें हैं वो कैसे पूरी। तो ये क्या है जो अटक रहा है, और कैसे समझा जाए इसको, या कैसे उतरेगी। मैं थोड़ा समझना चाहूंगा कि आंकड़ा क्या है आपका जो जरूरत को तय करता है। कितना रुपया आपको चाहिए महीने, जिसके आधार पर आप यह समझते हैं कि जीवन सुचारू रूप से चल पाएगा? वो आंकड़ा निश्चित नहीं है। वो आंकड़ा इस बात से निर्धारित हुआ है कि आगे क्या करना है। जैसे हाँ। आगे यात्रा करनी, उसके लिए इतने रुपए की व्यवस्था चाहिए, और फिर वो उसकी व्यवस्था होने में वो है या नहीं, इसमें बहुत दिमाग जाता है, और अ, उसके कारण फिर हमेशा ये प्रश्न चिन्ह उठता है कि कहाँ, कैसे। अब बात आती है, आपको यात्रा क्यों करनी है? कहीं से कहीं जाना है, इसलिए वापस जाना है। लेकिन मन कर रहा है। अब यहाँ से कहीं जाना है तो ये मन नहीं कर रहा है, ये तो। अगर सिर्फ यात्रा करनी है और जरूरत की यात्रा करनी है, तो उसके लिए आप उतनी चीजों को कमा सकते हैं जो यात्रा के लिए जरूरी है। पर क्या आप ऐसा तय करते हैं कि आपको यात्रा बिजनेस क्लास में करनी है? तो फिर यात्रा में तो बहुत धन खर्च नहीं होता। आप यहाँ से ज्यादा से ज्यादा 200-400 रुपए में वापस पहुंच जाएंगे जहां से आ रहे हैं। हम मैं यही समझना चाहता हूँ कि ये क्या है जो अटक रहा है, मतलब जो आप बोल रहे हो हम सही। मैं समझ रहा हूँ इस बात को, इस पर मैं एकदम खुल करके चर्चा करना चाहता हूँ। यात्रा तो समस्या नहीं है, आप पहुंच जाएंगे वहां जहां जाना चाहते हैं। अब अगर आपकी आर्थिक हैसियत बहुत खराब भी है तो अभी आप यात्रा कर सकते हैं। अब कहाँ कहाँ आप धन की अपेक्षा कर रहे हैं जो खर्च होने जा रहा है? हैसियत की बात नहीं है। मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि इतना है मेरे पास कि मैं यात्रा कर लूँ, फिर भी ये दिमाग के किसी जगह पे ये कुछ अटक रहा है, जो कि बार बार बोल रहा है कि ऐसा ऐसा, ये इतना होना वो चाहिए। कहाँ से आ रहा है? यही समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से। नहीं, आप अभी भीतर इस खोज को स्थापित करिए कि वो कहाँ से आ रहा है कि इतना होना चाहिए। और ये भय क्यों लग रहा है, ये भी मैं जान भय भय पर बाद में बात करेंगे। ये कहाँ से आ रहा है कि इतना होना चाहिए? जो किसान और मजदूर काम करते हैं, जो घरेलू महिलाएं ग्रामीण हैं, उनको सरकार कुछ 2,000 या 1,000 ऐसे प्रतिमाह भत्ता देती है। उतना पा करके वे बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। और मैंने ऐसा लोगों को देखा है जो ये कहते हैं कि
बीमारियां जो बड़ी से बड़ी हो सकती हैं उसमें 50 करोड़ रुपया खर्च आएगा। तो कौन जाने मुझे वो सबसे बड़ी बीमारी हो जाए, तो 50 करोड़ रुपए होना चाहिए आपको। पता नहीं कौन सी बीमारी उन्होंने बताई थी, मुझे याद भी नहीं। कि उसका इलाज लंबा चलता है, उसके एक एक इंजेक्शन जो होते हैं वो लाखों में आते हैं। तो कौन जाने वो बीमारी हो जाए। और फिर आपको अगर कहीं जाना है तो होटल में रुकना है, तो आपको फिर सितारा होटल चाहिए। अब क्यों नीचे, तो उतना होना चाहिए। तो फिर आपको अ, आप कभी भी इस बिंदु पर नहीं पहुंचेंगे कि इतना होना चाहिए। ये ये किस मानदंड पे तय होगा कि इतना आपके पास होना चाहिए, तब जाकर के आप एक सुरक्षित स्थिति में हैं। और अगर मान लीजिए सबसे ज्यादा दौलतमंद आप व्यक्ति हैं, आप फिर भी भय में रहेंगे, क्योंकि सरकार कभी भी हड़प सकती है। आपकी संपत्ति नहीं है। संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान में समाप्त कर दिया गया है। पता है ना ये बात? वो आप अनुकंपा पर हैं कि आपकी जेब में पैसा है। सरकार चाहे वो आपकी जेब में जो पैसा है उस पर पहला अधिकार सरकार का है। फिर भी आपका पैसा सुरक्षित नहीं है, आपका इंश्योरेंस फिर भी गड़बड़ है। तो किस आधार पर आप इंश्योर्ड होना चाहते हैं कि इतना पैसा होना चाहिए? आधार नहीं है, बस ये तो समझ में आ रहा है कि मतलब अब आप समझिए, मन कुछ भी इसमें करेगा वो गड़बड़ करेगा। एक्चुअल में हमारे अंदर एक कहीं इनसिक्योरिटी तो नहीं है, असुरक्षा। उस असुरक्षा को क्या अटेंड किया जा सकता है? क्योंकि असुरक्षा अगर आपके पास नहीं है तो आपको चिंता भी नहीं होगी इस बात की। जो आसानी से, जो बिना किसी को चोट पहुंचाए, अनहित किए आपसे हो जाएगा, हो जाएगा। नहीं होगा तो आपको फिक्र नहीं होगी। पर असुरक्षा क्यों है? क्या उस असुरक्षा की वो विभूचन वो हम अटेंड कर सकते हैं? अटेंड करना। उसको कैसे वो काम कर रही है, कैसे वो हाय भविष्य में क्या होगा, वो जो भविष्य को लेकर के एक गैप बनता है, एक इमेज बनती है कि भविष्य में मुझे ये होना है या ये नहीं होना है, भविष्य में मेरा क्या होगा। उस चीज को क्या अटेंड किया जा सकता है? जो ऊर्जा एक आशंका में, असुरक्षा में खर्च हो रही है, क्या वह ऊर्जा वापस गैदर हो सकती है? उस ऊर्जा की गैदरिंग में फिर आप तलाश लेंगे कि जितना आपकी जरूरत होगी आप जुटा लेंगे। एक बात। और दूसरी बात, हम लोगों ने दोपहर वाले सत्र में भी इस बात पर प्रकाश डाला था, और अभी के सत्र में भी। क्या आप जीवन को एक माध्यम से समझते हैं? मैं तो कभी कर दी है अनुभव में तो है कि माध्यम से नहीं, लेकिन उतर नहीं रहा, कहीं ना कहीं अटका है। जो आप बोल रहे हैं इनसिक्योरिटी, हाँ। वही। नहीं, मैं इस बात को जरा श्योर होना चाहता हूँ आपके साथ में, कि जीवन माध्यम से घटित होता है या जीवन का कोई माध्यम नहीं है। आपको लाइफ मिली है, ये आपने कुछ चुकाया था, कुछ पे किया था, उस आधार पर आपको लाइफ मिली है। कि लाइफ मिलना ही प्रसाद है। प्रसाद एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि जिसमें कोई कारण नहीं है, आपने कुछ चुकाया नहीं है, आपको बस एज ए गिफ्ट मिला है। तो आपका होना गिफ्ट है, या आपके होने के लिए आपने, आप थे ही नहीं, आप होते तब वो जब गिफ्ट मिल जाता है। हाँ? तो आप लाइफ को कैसे परिभाषित करते हो, माध्यम से या गिफ्ट से? श्योर? अगर आप सच में श्योर हैं इस बात पे कि लाइफ गिफ्ट है, तो आपके जीवन में माध्यम नहीं होगा। ये शायद आभासी स्तर पर है दिमाग, हाँ। लेकिन उतरा नहीं। पर क्यों नहीं उतरा है? अड़चन क्या है?
करते हैं शायद, जो जब आप बोल रहे हैं तो भी नहीं कर रहे हो या सुन नहीं पा रहे हैं। देखिए, जब जीवन आप माध्यमों में देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी मूर्ताएं हमारे जीवन में जगह ले लेती हैं जो कि हमारी सारी संभावनाओं को कुतर देती हैं। अब एक आदमी चुनाव लड़ रहा है क्योंकि उसको राजधानी में पहुंचना है। अब राजधानी में पहुंचने जैसी कोई चीज वास्तव में होती है क्या? राजधानी कहीं वास्तव में है? लोग हैं, लोग एक जगह रहते हैं। कोई पद जैसी चीज वास्तव में है क्या? कोई समृद्धि जैसी चीज बाहर से जुटाने में माध्यमों को वास्तव में हो सकती है क्या? या वो आपका एक गहरा सम्मोहन है? तो जब आपने माध्यम के आधार पर जीवन को अपने अंदर स्वीकार कर लिया, फिर आपके इल्यूजन्स का कोई पारावार नहीं रहेगा। तो जिंदगी भर देखते हैं, कभी कभी हम लोग गेम खेलते हैं मोबाइल के, उस गेम में खुश हो जाते हैं कि यस, ये लेवल अचीव कर लिया। अब वास्तव में ऐसा कोई लेवल होता ही नहीं। आप कहीं कुछ सरकारी अधिकारी अगर आप बन गए, चौपट हो गया। जिंदगी भर आप एक झांसे में रहेंगे कि आपने कुछ अचीव कर लिया है, और जिंदगी जो है यूं हाथ से रेत की तरह सरक गई। अगर कहीं आप किसी संपन्न तथाकथित परिवार में, रुपए पैसे वाले, जहां कोई कमी नहीं है, ऐसे परिवार में पैदा हो गए, तो आप माध्यमों के आधार पर इस तरीके से प्रोग्राम्ड होंगे कि जिंदगी आपके हाथ से चली जाएगी और आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। तो क्या जीवन बिना माध्यम के उपलब्ध है? यह बात हम लोगों को अभी और प्रोसेस करनी है। आप कहते हैं कि नहीं करनी है, तो भी ये प्रोसेस है। संतोष होता है ये रानी का लड्डू नहीं है जितना हम लोग बना लोगे, तो पता है जो प्रसाद है तो हमको कम मिले ज्यादा मिले, हम उसमें नाम तो नहीं कर सकते। उसमें कुछ हमने पैसा लगाया है दुकान पे, तो जो चढ़ा दिया तो उसमें मेरा अधिकार नहीं कितना वापस करेगा। तो यारी से ये नहीं कर सकते कि ये पूरा पूरा वापस करो, दो ही लड्डू दे सकता है। लाइफ, इसके पहले कहें कि मुझे लाइफ प्रसाद की तरह उपलब्ध है, यह पूरा आकाश मुझे उपलब्ध है, यह मुझे से पहले भी उपलब्ध है। वह आप जब मुझे लेकर के आते हैं, वह बाद में लेकर के आते हैं, पहले उपलब्ध है। पूरा आकाश, पूरी धरती, श्वासें, सोच विचार की क्षमता, अनुभव करने की क्षमता, यह सब कुछ बेशर्त उपलब्ध है, बिना किसी इंटाइटल होने के उपलब्ध है। कबीर का एक बड़ा प्यारा सा दोहा है। एक युवती थी, तो वो आगे आगे जा रही थी अपनी सहेली के साथ, और उसकी अभी अभी सगाई हुई थी, और कबीर साहब पीछे पीछे जा रहे थे। तो अपनी सहेली को कहती है कि ये नथ देख रही हो नाक में मेरे, ये मेरे भावी पति ने दी है। बड़ी इठला करके जा रही है, उसका बखान खत्म ही नहीं होता है कि इसको छूने में, जब ये नाक को स्पर्श करती है और जब मैं अपना चेहरा देखती हूँ, कितना सुंदर लगता है। अब वो जली भुनी जा रही है, जो उसकी साथ वाली सहेली है। तो कबीर साहब पीछे से कहते हैं, नथ दीनी यार ने ताका चिंतन बारंबार, और नाक दीन ही करतार ने ताको दियो विसार। कि नथनी दीनी यार ने, कि आप समझे बात? दिस इज द माइंड।
माइंड प्रोसेस करेगा नथुनी पे, नाक पे माइंड प्रोसेस नहीं कर पाएगा। लाइफ मिली हुई है, उस पर कभी भी हम साधुवाद नहीं व्यक्त कर पाते। वह जो माइंड के थ्रू अचीव होता है, जो बिना माइंड के ऑलरेडी अचीव्ड है, उस पर माइंड को कुछ पता ही नहीं चलता है कि ये अचीव्ड है। वो तो एक आध जब थोड़ा अंग भंग हो जाए, थोड़ा बीमारी बीमारी हो जाए, तब देखिए कैसे अड़पता तड़पता है इंसान। हाँ, नहीं तो वो जो प्रोसेस करके जो हासिल करके करता है, उसमें बड़ी उसको वाहवाही होती है। अब देखते हैं, आपको अगर भारत रत्न वगैरह का तमगा मिल जाए, अब वो मिलेगा तो 1.5 अरब आदमी में किसी एक आध आदमी को मिलेगा, वो भी साल 2 साल में एक आध बार मिलता है, वो बड़ी कृपा होती है गवर्नमेंट की। तो उसको लेकर के आप मतलब छाती ताने घूमेंगे, पर छाती मिली हुई है इसके लिए आपको कभी पता नहीं चलेगा। अब छाती बड़ी है कि भारत रत्न बड़ा है, छाती के लिए आपको कभी भी ख्याल नहीं आएगा। भारत रत्न के लिए आप बहुत ख्याल करोगे। असल में किस तरीके से माध्यमों में इल्यूजन हमारा माइंड है। और किसी मित्र का कोई प्रश्न? हम्म, ये जो सामान्य दर्पण हमारे चेहरा दिखाता है, और ये अंतस दिखाने वाला, ये तो बड़ा खतरनाक सूत्र है। अभी नहीं समझ में आया था, तब को समझ में आया था। हमारा अहंकार दिखा रहा है, हमारा निंदा दिखा रहा है, हमारी भीतर जो हम किसी को अगर काउंटर कर रहे हैं, किसी के साथ साथ चल रहे हैं, वो तब भी वो हमारे भीतर, तब हम आपकी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व, उसको ऐसा मिरर दिख रहा अभी अभी बड़े बड़े तार मोबाइल में यार सिक्योरिटी वाले की, तो ऐसा मिरर गाड़ी के नीचे से लगाते हैं कि उसके पूरा इंटरनल दिखाई पड़ता है कि कहीं ऐसा नहीं है बॉम्ब अंदर कुछ सामग्री छिपा नहीं जा रहा। ऐसा मिरर मिलेगा तो सामान्य दर्पण से मिलेगा, लेकिन ऐसा दर्पण कि अंतस का वो भीतर जो कलुषित छिपा है, या हमने इंटरनल क्या छिपाया है, कभी गाड़ी छिपाया हमने, या कुछ और हरित किया, कुछ कटपट था, कभी ब्लैकनेस था, ये तो हमें पता है अच्छी तरीके से। ये पब्लिक नहीं जानती, हमारे साथ से चलने वाला नहीं जानता। लेकिन इस मिरर ने तो हमारे उस कट को उभार दिया, मेरे भाई वही तुम हो जो तुम छिपा रहे हो। यस, तो भाग तो कहाँ जाएगा आदमी ऑब्जर्वर से। या ये समझना तो अपने आप को गला देना नहीं समझा तो अच्छी बात है, समझ गया तो फिर बचे कहाँ। ये मुझे बहुत बहुत याद रहता है। साथ हम लोग इस प्रश्न के साथ में रहते हैं कि सभी तरह की पैटर्न की ऊर्जाओं से मुक्त जीना क्या है। जितने बड़े परिवर्तन होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, रियलाइजेशन होते हैं, और जब सबसे बड़ा रियलाइजेशन है वह है सेल्फ रियलाइजेशन, उसका पता नहीं चलता। अगर कोई सच में ही बड़ा है आपके जीवन में, तो उसकी उपस्थिति का आपको पता नहीं चलेगा। जितना बड़ा है उतना पता नहीं चलेगा, और जितना छोटा है उतना ही उपद्रव किए रहेगा, अपने को जताता रहेगा कि मैं हूं। भूल गए क्या? मैं हूं, नोटिस करो मुझे, थोड़ा अटेंशन मुझे नहीं मिल रहा है। तो छोटे बच्चे जैसे बहुत, अभी आप देखो छोटे बच्चे अगर आपके घर में हैं, और उस समय तब तक वे नहीं आपको डिस्टर्ब करेंगे जब तक कि आप अपने काम से काम कर रहे हो। जहां आप किसी से बात करना शुरू किए,
कहाँ वो कुछ न कुछ पूछने लगेंगे आपसे कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। वो असल में अटेंशन ले रहे हैं आप। तो जितना मतलब बचकाना चित्त होता है उतना अटेंशन चाहता है, जितना मेच्योर चित्त होता है उतना मुक्त होता है अटेंशन से। तो अगर हमारे जीवन में सच में ही रियलाइजेशन होगा, हमको पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ है। हाँ, मैक्सिमम इतना हमारी रिपोर्टिंग में आ सकता है कि पुराने ढर्रे गए, अब चिंता नहीं होती है, अब दुख नहीं होता है, वैर नहीं पलता है, अब पूरा दिन दूसरे की चुगली करने में नहीं जाता है। कुछ ऐसा शुरू होता है तो ऐसे ही अवेयरनेस आ जाती है, वो शुरू होगा। तो हम आप इस प्रश्न के साथ में हैं कि ऊर्जा का वह होना क्या है जो सभी पैटर्न से मुक्त। कहीं हमको जाना नहीं है, कुछ होना नहीं, कुछ बदलना नहीं है, कुछ बनना नहीं है। यह प्रश्न ही जो पैटर्न्स हैं उनको चीर करके उसका अवलोकन, उसको प्रकट कर देगा, जो कि पैटर्न से मुक्त।